नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपने यहाँ पे 5 दिन 50 प्लस क्वेश्चंस टारगेट चल रहा है, उसका यहाँ पे पार्ट नंबर आज 4 रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो सभी दोस्त, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लास को टचअप करा देता हूँ कि आज की क्लास में क्या रहने वाला है, वो आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, इसलिए फिर भी क्लास लेने की कोशिश की है मैंने कि कम से कम अपन क्लास लेकर आए, कुछ पर्सन बताए गए हैं तो भी बेनिफिट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अपन लगभग 3 टॉपिक से अपन यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक अपना जनरल सामान्य रहेगा, दूसरा यहाँ पे स्पेशल अपना मसल से संबंधित टॉपिक रहेगा, और तीसरा अपना यहाँ पे योगा से संबंधित टॉपिक रहेगा। तो लगभग तीनों टॉपिक से मिलाकर अपन यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तबीयत थोड़ी दिक्कत है तबीयत में, तो सिर दर्द हो रहा है ज़्यादा ही, तो इसलिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अपन ज़्यादातर लगभग 100 क्वेश्चन तो अपन कवर करने की कोशिश कर ही लेंगे। तो सभी दोस्त, क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे रहेगा, वो देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी मसल्स पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो बताना है अपने को यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे लंबी पूछी गई है। एक होती है सबसे बड़ी मसल्स, लंबी और बड़ी में फर्क होता है। बड़ी पूछी जाए तो ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है दोस्तों यहाँ पे, ग्लूटियस मैक्सिमस। लेकिन सबसे लंबी पूछे तो पर्सन नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सार्टोरियस। सार्टोरियस सबसे लंबी मसल्स होती है, जिसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं, और ये जांघ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रोटीन तंतु 50 से 55% तक कौन सी मांसपेशी में होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से पूछा गया है कि प्रोटीन तंतु 50 से 55% तक कौन सी मांसपेशी में होता है, वो बताना है। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या एक्टोमायोसिन। दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। एक्टिन मसल्स के अंदर एक्टिन, एक मायोसिन। बड़ा होता है वो मायोसिन, छोटा होता है वो एक्टिन। एक्टिन भी 2 प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन तंतु 50 से 55% वो मायोसिन यहाँ पे होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मायोसिन ये 50 से 55% तक मसल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों यहाँ पे, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता निर्भर करती है। मांसपेशी की जो क्रियात्मक क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, कि मसल्स किस प्रकार कार्य कर पाएगी, वो किस पर डिपेंड करेगी। और सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर देते हैं। यहाँ पे शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें। आज थोड़ी तबीयत में दिक्कत है, कोशिश करेंगे कि अपन 100 प्लस क्वेश्चन इसमें करके करिए आज की प्रश्नोत्तरी में। अगर तबीयत बीच में ही यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है, सिर के अंदर दर्द ज़्यादा होने लगता है, तो क्लास अपन रोक देंगे बीच के अंदर ही। तो कोशिश रहेगी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तंतु गुणवत्ता, जो मसल्स का फाइबर होता है उसके ऊपर, क्योंकि वाइट फाइबर होता है और जो रेड फाइबर होता है उसकी गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। क्या क्रियात्मक क्षमता होती है मांसपेशी की, वो यहाँ पे गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में शरीर का कौन सा तंत्र गतिविधियों का केंद्रीय बिंदु होता है। शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनका केंद्रीय बिंदु कौन सा तंत्र यहाँ पे होता है, वो पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन या फिर मांसपेशी, यानी मसल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उत्सर्जन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या भी और साथ ही में नर्वस सिस्टम। तो प्रश्न नंबर 4 इजी रहेगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। शरीर का कौन सा तंत्र गतिविधियों का केंद्रीय बिंदु होता है, गतिविधियों का पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। गतिविधियों का केंद्रीय बिंदु तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 और सही आंसर रहेगा मसल्स तंत्र। मांसपेशी सिस्टम, मांसपेशी जो गतिविधियाँ होती हैं उनका यहाँ पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी द्विसंधि मांसपेशी है। द्विसंधि की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सी है। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि मांसपेशी की जो उसकी सिर के आकार की बनावट के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक यूनिसेप, दूसरी बाइसेप्स और तीसरी ट्राइसेप्स। यूनिसेप्स 1 सिर की वाली होती है, बाइसेप्स 2 सिर वाली होती है और ट्राइसेप 3 सिर की होती है। तो प्रश्न नंबर 5 के अंदर बताना है।
निम्न में से कौन सी द्विसंधि मांसपेशी है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और 6 आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल्स है वो द्विसंधि रहेगी, ध्यान रखना द्विसंधि यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताइए। एक दूसरे के विरोध का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का क्या नाम रहेगा? कंकाली मसल्स, हृदय मांसपेशी, प्रतिपिंड मांसपेशी या स्टेपिडियस मसल्स। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताना। एक दूसरे के विरोध का मतलब यानी एक कार्य करती है उसके विपरीत दूसरी प्रकार की जो मसल्स है वो दूसरा प्रकार का कार्य करेगी। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे प्रतिपिंड जो मांसपेशी होती है यहाँ पे वो यहाँ पे एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाली मसल्स रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाली मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया गया? यानी जो स्केलेटल मसल्स है, कंकाली मांसपेशी है, उसको लाल यानी रेड और यहाँ पे सफ़ेद यानी वाइट मसल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन सा पिगमेंट होता है उसकी वजह से अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा पिगमेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे? साइकोप्लाज्मिक, मायोसिन, ट्रिप्सिन या मायोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 7 के अंदर बताना है। अपन देखते हैं लाल फाइबर रेड मसल्स फाइबर, वाइट मसल्स फाइबर जो तेज क्रियाएं होती है उसमें वाइट, और जो लंबी दूरी की एंडोरेंस वाली क्रियाएं होती है इसमें रेड फाइबर होता है। ये किसकी वजह से होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मायोग्लोबिन। मांसपेशी में जो पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ होता है वो मायोग्लोबिन होता है। उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है? विद्युत गतिविधि मतलब उसको अपन रिकॉर्ड किस प्रकार आधार पर उसकी जांच करते हैं वो बताना है। मसल्स की जो गतिविधि होती है उसकी विद्युतीय जो रिकॉर्ड होता है वो किस प्रकार होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम या AB दोनों या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसके द्वारा अपन मसल्स की है वो विद्युतीय रिकॉर्ड अपन यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशी द्रव्यमान में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? भारी वजन यानी अपन जैसे जिम करते हैं उसी प्रकार अपन मसल्स का आकार बढ़ा लेते हैं भारी वजन के कारण, तो फिर वो क्या कहलाएगी वो बताना है। मांसपेशी की हाइपोट्रोफी, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी या हेमाटोमा। प्रश्न नंबर 9 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारी प्रशिक्षण मेहनत करके एक्सरसाइज करके अपने मसल्स का आकार बढ़ा देते हैं तो वो मसल्स हाइपरट्रोफी के नाम से जानी जाती है। मसल्स हाइपरट्रोफी जिसके अंदर मांसपेशी का आकार शुरू के अंदर ऐसे मान लो पतला है तो वो फूल के इस प्रकार मसल्स का आकार यहाँ पे हो जाता है तो वो हाइपरट्रोफी कहलाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 10। मदिरा शिरा जिसे हेमस्ट्रिंग कहते हैं मांसपेशी का प्रयोग होता है। हेमस्ट्रिंग का प्रयोग कहाँ होता है जिसे हिंदी का अपन मदिरा शिरा के नाम से जानते हैं वो बताना है। हेमस्ट्रिंग दोस्तों यहाँ पे हेमस्ट्रिंग होती है वो किस में पाई जाती है? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं ये अपना जांग का पोर्शन है, थाई, ये घुटना, ये लोअर पैर हो गया और ये अपना पंजा वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हेमस्ट्रिंग जांग के पीछे वाले भाग में, सामने वाले में क्वाड्रिसेप्स होती है। अब जो हेमस्ट्रिंग होती है वो भी 3 मांसपेशी बाइसेप्स, फेमोरिस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स का 3 मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे घुटने को फैलाने के लिए हेमस्ट्रिंग यहाँ पे कार्य करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों घुटने को फैलाने के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। पैर का पश्चवर्ती दोलन यानी बैकवर्ड स्विमिंग की बात कर रहे हैं अपन, स्विंग किसके द्वारा होता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 के अंदर बताना दोस्तों आपको कि पैर होता है, पैर का जो बैकवर्ड स्विंग होता है वो किसके द्वारा होता है, अवरुद्ध होता है वो बताना है, जिसे अपन पश्चवर्ती दोलन या बैकवर्ड स्विंग के नाम जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट होता है, इसके लिगामेंट क्या करता है दोस्तों? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन का कार्य करता है। इसमें फीमर हड्डी हो गई और इलियप्स जो श्रोणि मेखला के अंदर 3 स्टियम प्यूबिस और इलियम 3 यहाँ पे हड्डियाँ पाई जाती है। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट है उसकी वजह से ही पैर का क्या होता है स्विंग साइड के अंदर, जो पैर होते हैं इनका यहाँ पे साइड के अंदर स्विंग अपन जूल के करते हैं ना इस प्रकार दोनों तरफ पैरों को, तो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 12।
डेल्टोइड मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी रचना का उदाहरण है? डेल्टोइड की बात कर रहे हैं अपनी, वो किस प्रकार की मांसपेशी रचना का उदाहरण रहेगी? सबसे पहले तो डेल्टोइड मसल्स कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये बताना है। तो जो अपना कंधा होता है, कंधे के ऊपर है वो डेल्टोइड मसल्स पाई जाती है। और ये किस प्रकार की मसल संरचना है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रेंगुलर, क्वाड्रिलेटरल या फेनिफोरम? प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे डेल्टोइड मांसपेशी है वो किस प्रकार की संरचना रहेगी? तो वो ट्रेंगुलर। प्रश्न नंबर 12। और ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर का मतलब दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजाकार के लगभग इस प्रकार की मसल्स, यानी 3 आकार कोनों में रहती है, वो ट्रेंगुलर मसल्स होती है। जो कंधा होता है अपना, ये वो कंधा का भाग है, ये अपना सिर वाला भाग हो गया ये कंधे का, तो कंधे के अंदर है ये इस प्रकार ट्रेंगुलर पोजीशन में पाई जाती है। लगभग 3 इसके कोण आकार होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों। मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशी है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? और दोस्तों प्रतिदिन के हिसाब से अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि एडवांस में पर किसी को भी आंसर नहीं देना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। ये डिसिप्लिन अपने को अपनी क्लास के बनाए रखना है। तो इसका रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी इसमें ऐसा काम ना करे कि एडवांस में क्वेश्चन आंसर दे। और सभी दोस्तों यहाँ पे क्लास को एक बार फिर से शेयर और लाइक जरूर कर दे, शेयर लाइक कर दे दोस्तों। यहाँ पे मांसपेशी का अध्ययन प्रश्न नंबर यहाँ पे 13, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मायोलॉजी। मसल्स का जो यहाँ पे स्टडी कहलाती है वो यहाँ पे मायोलॉजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों ऑर्थोलॉजी है वो जोड़ों का अध्ययन, ऑस्ट्रोलॉजी यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 14, कंकाल पेशी में सबसे बाहरी संयोजी ऊतक की तरह की सतह कौन सी होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे कंकाली मांसपेशी, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। जो मांसपेशी, सबसे पहले तो आपको कंकाली मांसपेशी का पता होना चाहिए एक किसे कहते हैं। तो जो हड्डियों से सीधे सीधे जो मसल्स जुड़ी हुई होती है उसे कंकाली मांसपेशी कहते हैं। जिस प्रकार अंदर शरीर के अंदर आमस से पेट हो गया, साथ ही में लीवर हो गया, किडनी हो गई, वो हड्डियों से सीधी नहीं जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो भी मसल्स होती है। लेकिन सीधी सीधी जो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशी होती है उसे कंकाली मांसपेशी कहते हैं। तो सबसे बाहरी संयोजक किस तरह का होता है वो बताना है। एपिमाइसिस, पेरिमाइजियम, एंडोमाइजियम या सार्कोलियम? प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपको बता दूं। तो सबसे बाहरी पूछे तो एपिमाइसियम, एपिमाइसियम का अंदर वाला कौन सा होता है वो पेरिमाइसियम, और सबसे अंदर का होता है वो एंडोमाइसियम होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मसल्स के अंदर है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो बताना। लैक्टिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन या एक्टिन? मसल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 के अंदर मैं आपको बताऊँ, मसल्स के अंदर उसकी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है इसके अंदर एक्टिन, दूसरा होता है इसके अंदर मायोसिन। अब एक्टिन होता है वो भी 2 प्रकार का, ट्रोपोनिन और दूसरा ट्रोपोमायोसिन, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिन और मायोसिन, उसमें मायोसिन बड़ा होता है, एक्टिन यहाँ पे छोटा होता है। तो प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन है। यहाँ पे 2 प्रकार का ये भी रहेगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16, बाइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बाइसेप्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। आपको थोड़ा सा नाम सुना है आपने, बाइसेप्स दूसरी होती है ट्राइसेप्स। बाइसेप्स की अपोजिट दूसरी सामने वाली ट्राइसेप्स होती है, और ट्राइसेप्स की दूसरी सामने वाली बाइसेप्स होती है। इस प्रकार अल्टरनेट पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये अपना सिर हो गया और ये अपना कंधे वाले भाग हो गए दोनों तरफ, और कंधे के बाद में ये अपने हाथ वाला पोर्शन आ गया, ये अपना कोहनी वाला पोर्शन आ गया जोड़, और कोहनी से आगे का हाथ, और ये अपना यहाँ पे पंजा हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं मैं, जो ये अपना यहाँ पे हाथ होता है, हाथ का मैं ये कंधे का जॉइंट आ गया, तो यहाँ पे ये ह्यूमरस हड्डी होती है, इसके सामने होती है वो बाइसेप्स होती है, इसके पीछे होती है वो ट्राइसेप्स होती है। तो यहाँ पे पूछी गई है बाइसेप्स, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है वो बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके पुला के ऊपरी हिस्से से, इसके पुला हड्डी होती है जो कंधे के पीछे की साइड में। दोस्तों ये अपना तो सामने का पोर्शन, ये तो अपना इसके पीछे कंधे के पीछे की हड्डी होती है इसके पुला। इसके पुला हड्डी के ऊपरी हिस्से से यहाँ पे कौन सी मसल्स निकल के आती है? तो वो बाइसेप्स मांसपेशी निकल के आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देगा दोस्तों, ट्राइसेप्स की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बाइसेप्स अपन ने देख ली है, जो कहाँ से उत्पत्ति थी? इसके पुला हड्डी के ऊपरी हिस्से से। अब पूछी गई है ट्राइसेप्स, जो ट्राइसेप्स मांसपेशी ये ह्यूमरस हड्डी होती है, इसके पीछे वाले भाग में ट्राइसेप्स होती है। प्रश्न नंबर 17 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ट्राइसेप्स सब पूछे तो वो ह्यूमरस के ऊपरी भाग से। ट्राइसेप्स की उत्पत्ति तो ह्यूमरस हड्डी होती है, इसके ऊपरी भाग से हो जाती है यहाँ से ही, लेकिन बाइसेप्स इसके सामने होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो वो इसके पुला के ऊपरी भाग से, इसके पुला हड्डी होती है कंधे के पीछे वाली, वहाँ से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, निम्न में से पेशियों की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? मसल्स की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? जिस प्रकार शरीर की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। इसी प्रकार मसल्स की आधारभूत इकाई क्या रहने वाली है वो बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 रहेगा और मांसपेशी की आधारभूत इकाई है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल्स होती है वो क्या मांसपेशी की आधारभूत इकाई होती है। जिस प्रकार तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन होती है, उसी प्रकार है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि किडनी होती है, वृक्क होती है, उसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। ये इस प्रकार इकाई चलती रहती है, तो मांसपेशी की इकाई मायोफाइब्रिल्स कहलाएगी। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 19, एचिलस टेंडन कौन सी मांसपेशी के सिरे पर स्थित होता है? सिरे पर। देखिए दोस्तों, शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है एचिलस टेंडन। पहले ही बता रहा हूँ, शरीर के अंदर जितने भी टेंडन पाए जाते हैं वो सबसे मजबूत टेंडन एचिलस टेंडन होता है। लेकिन ये कौन सी मांसपेशी के सिरे पर पाया जाता है वो बताना प्रश्न नंबर 19 के अंदर। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये अपना पैर वाला पोर्शन होता है। ये अपनी जांग हो गई, जांग के बाद में ये घुटने वाला और ये लोअर पैर हो गया और ये अपना यहाँ पे पैर की पोजीशन आ जाती है। ये अपना यहाँ पे टीबिया फिबुला हड्डी होती है, इसके पीछे की जो मांसपेशी पाई जाती है उसे अपन गैस्ट्रोनीमस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रोनीमस मांसपेशी का सिर और एडी की एक हड्डी पाई जाती है जिसे अपन कैल्केनियम हड्डी के नाम से जानते हैं। तो टेंडन क्या करता है? सबसे पहले तो हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को बोन को मसल से, बोन टू मसल्स। तो यहाँ पे मसल्स तो कौन सी आ गई? गैस्ट्रोनीमस। हड्डी कौन सी आ गई? वो कैल्केनियम। तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? तो वो अपने को ध्यान रखना है एचिलस टेंडन। तो मसल्स कौन सी रहेगी? गैस्ट्रोनीमस मांसपेशी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों का गुण होता है दोस्तों, मसल्स है, मसल्स का गुण कौन सा होता है वो बताना अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 के अंदर। मांसपेशियों का गुण होता है विस्थापन, जड़त्व, संकुचन, प्रसार या फिर विभाजन। प्रश्न नंबर 20 इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों का गुण। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी संकुचन और प्रसार करना है वो मसल्स का यहाँ पे गुण होता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल्स के अंदर यहाँ पे चलता ही रहता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जिस मांसपेशी के द्वारा किसी प्रकार की गति के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों दोबारा से, जिस मांसपेशी के द्वारा किसी प्रकार की गति के अतिरिक्त अन्य कोई गति, यानी एक गति होती है उसके अलावा अन्य कोई गति नहीं होती है, तो वो कौन सी मांसपेशी यहाँ पे कहलाएगी? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर या इनमें से कोई नहीं। 21 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों मसल्स यहाँ पे उसकी कार्य के आधार पर 4 प्रकार की होती है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। ध्यान रखना है, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। फिक्सेटर होती है उसे अपन न्यूट्रलाइजर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो 4 प्रकार की एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। फिक्सेटर होती है इसे न्यूट्रलाइजर भी अपन कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूट्रलाइजर, जिसे अपन स्टेबलाइजर या फिर न्यूट्रलाइजर कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्य नहीं करती है, ये एक ही प्रकार की इसके अंदर गति होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, लीवर को क्रियाशीलता प्रदान करने वाली पेशी को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पे लीवर को क्रियाशीलता प्रदान करने वाली पेशी को क्या कहते हैं वो बताना है। एगोनिस्ट, स्टेरकेस या एंटागोनिस्ट या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22। अब समझने का मतलब यह है, लीवर का मतलब है उत्तोलक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सीधी सी बात है। लीवर का मतलब यहाँ पे उत्तोलक है, सॉरी। लीवर का मतलब यहाँ पे शरीर के अंदर कार्य करना। तो कार्य करते समय जो पहली मांसपेशी होती है जिसे अपन प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं, प्राइम मूवर, वो कौन सी होती है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मसल्स होती है जिसे प्राइम मूवर कहते हैं। कार्य करने के दौरान सबसे पहले कार्य करती है और कार्य करने के दौरान अनिवार्यतः क्या होती है? छोटी हो जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 23, जिन पेशियों पर हमारा नियंत्रण रहता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे मसल्स, वैसे उसकी मसल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, यानी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स के नाम से जाने जाते हैं। जिन पर अपना कंट्रोल होता है वो ऐच्छिक, जिन पर अपना कंट्रोल नहीं होता है वो अनैच्छिक, और तीसरी मसल्स होती है वो हृदय मांसपेशी कहलाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऐच्छिक मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स होती है। रेखित मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? हमारी कंट्रोल के अंदर यहाँ पे रहती है।
नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 24। देखिए दोस्तों, वे पेशियाँ जो निरंतर क्रियाशील रहते हुए बिना थके हुए कार्य करती है उन्हें क्या कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। वे पेशियाँ जो निरंतर क्रियाशील रहते हुए बिना थके हुए कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं, वो बताना है प्रश्न नंबर 24 के अंदर। ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशियाँ या ए बी दोनों। वे पेशियाँ जो निरंतर कार्य क्रियाशील रहते हुए बिना थके हुए कार्य करती है, प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय पेशी। हृदय हार्ट मसल से होती है, जो मांसपेशी हृदय की होती है वो बिना थके निरंतर जब तक जीवन है तब तक कार्य करती रहती है। ये अगर रुक जाती है तो अपना जीवन भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्तों, जो पेशियाँ शक्तिशाली सिकुड़ाव पैदा करती है उनमें तंतुओं की मोटाई कैसी होती है, वो बताना है। शक्तिशाली यानी पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से वो अगर उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है तो उसमें तंतु कैसे होगा, मोटा, पतला, मोटा, कम, मध्यम या पहले तंतु। प्रश्न नंबर 25 के अंदर बताना। तो जो मांसपेशी है वो किसी भारी वस्तु या के शक्तिशाली पावर के साथ में सिकुड़ती है तो उसे अपन यहाँ पे उसके अंदर कौन सा अधिक फाइबर पाए जाते हैं, उसी में तंतु की मोटाई क्या रहेगी, अधिक रहेगी, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 26। जब कोई मांसपेशी बिना आराम लिए सिकुड़ जाती है उसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। जब कोई मांसपेशी बिना आराम के ही सिकुड़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, टेटनस संकुचन, एगोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर या ट्रिप संकुचन। प्रश्न नंबर 26 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार, जो भी जुड़े हैं नए दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दे। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेटनस संकुचन के नाम से जानते हैं। जो मांसपेशी बिना आराम के ही सिकुड़ जाती है तो यहाँ पे टेटनस मसल संकुचन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 27। किसी पेशी के आकार में वृद्धि उसमें किसकी वृद्धि होती है, वो बताना है। यानी मसल्स का आकार अगर बढ़ जाता है, मान लो मसल्स पहले पतली थी बाद में ऐसी हो गई, मोटी हो जाती है, तो अभी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या बढ़ गया जिसके कारण ये मसल्स ऐसी हो जाती है, वो बताना है। एक्टिन, सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्म या फिर गाइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपने यहाँ पे बताना है 27 के अंदर। तो जिस प्रकार कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, पतला सा द्रव पाया जाता है कोशिका की साइटोप्लाज्म, उसी प्रकार सार्कोप्लाज्म होता है जो मांसपेशी के अंदर पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म, वो यहाँ पे बढ़ जाता है इसके अंदर, जिस कारण मसल से वो पतली से क्या हो जाती है, मोटी, इस प्रकार की अपने को दिखेगी। तो मोटी होने से क्या बढ़ गया है इसके अंदर, सार्कोप्लाज्म की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 28। मानव शरीर में कितनी कंकालीय मांसपेशियाँ पाई जाती है, कंकालीय पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो 639 से ज़्यादा मसल्स पाई जाती है शरीर के अंदर, लेकिन उसके अंदर कंकालीय मांसपेशियाँ कितनी पाई जाती है 28 के अंदर बताना दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर में कितनी कंकालीय मांसपेशियाँ पाई जाती है, तो 600 मांसपेशियाँ। यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी रहेगी 639, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देखे तो यहाँ पे 600 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे 29। कंकालीय पेशियों में कितने प्रतिशत जल होता है। कंकालीय स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, जो सीधी सीधी हड्डियों से जो मांसपेशी जुड़ी हुई होती है, ये हड्डियाँ मान लो इसके दोनों तरफ मसल्स जुड़ी हुई है तो वो कंकालीय मांसपेशी कहलाती है। इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी रहती है, वो बता रहे हैं प्रश्न नंबर 29 के अंदर। और सही आंसर रहेगा तो कंकालीय मसल्स के अंदर है वो जल की मात्रा 75% यहाँ पे होती है, 75% होती है। और शरीर के अंदर भी ध्यान रखना है 70 से 75% यहाँ पे पानी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 30। मानव के घुटने में कौन सा द्रव भरा होता है, मानव के घुटने में कौन सा द्रव भरा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा यहाँ पे द्रव मतलब लिक्विड भरा होता है, मायोग्लोबिन, साइनोवियल, रेनिन, लैक्टिक एसिड। प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, घुटना की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये अपना थाई जांग वाला भाग, ये अपना घुटना आ गया, ये लोअर पैर आएगा, ये अपना यहाँ पे पंजे वाला पोर्शन। तो ये घुटना है, घुटने के अंदर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे द्रव पाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 30 उससे आंसर रहेगा साइनोवियल। साइनोवियल द्रव जिसे अपन चिकना, ये चिकना बनाते हैं साइनोवियल, जो इस यहाँ पे चल संधि के रूप में कार्य करता है, साइनोवियल द्रव यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 31। टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, टखने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसमें अस्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है वो बताना है प्रश्न नंबर 31 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे टखने का मतलब ये हो गया है यहाँ पे
ये तो अपना थाई वाला पोर्शन आ गया, ये अपना घुटना, ये लोअर पैर, और ये अपना यहाँ पे टकने के साथ में पैर ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये टकना हो गया यहाँ पे, इसमें कितनी पाई जाती है? सीधा सीधा पूछूँ मैं आपको तो टार्सल के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? ये टार्सल होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसे टकना बोल रहे हैं टार्सल है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा 7। 7 हड्डियाँ इसमें टार्सल में पाई जाती है, एक पैर में, दूसरे पैर में 7 प्लस, यहाँ पे देखे जाए तो 7 + 7 टोटल दोनों पैर में 14 टार्सल यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 32। स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड पेशी शरीर में कहाँ होती है, वो अपने यहाँ पे बताना। स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, वो पेशी कहाँ होती है शरीर के अंदर, वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड ये अपना क्या है, सिर हो गया, ये अपने यहाँ पे कंधे वाले पोर्शन आ गई, ये अपना हाथ हो गया दोनों तरफ, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो ये गर्दन के पास में जो मसल्स पाई जाती है वो स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड मांसपेशी होती है गर्दन की। साथ ही में कंधे के पास में पाई जाती है वो ट्रेपेजियस होती है, ऐसे उठाव वाली, लेकिन यहाँ पे लंबी गर्दन की लंबाई में पास में पाई जाती है वो स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड। प्रश्न नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे गर्दन यानी नेक के अंदर पाई जाती है, गर्दन के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 33। जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च तक जो मांसपेशी रहती है उसे क्या कहते हैं? जबड़े से जाइगोमेटिक आर्क की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कौन सी मसल्स कहलाएगी वो बताना है। ट्रेपेजियस, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स या मसेटर। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हैं दोस्तों, अगर आपने थ्योरी की क्लासें पहले देख ली होती तो आप आसानी से पता लगा सकते कि कौन सी मास। अब इसमें तुक्का लगाने में भी इजी पता रहेगा आपको। देखिए दोस्तों, मान लो किसी को भी ये प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुक्का लगाना तो किस प्रकार लगाना पड़ता है। मान लो जबड़े की मांसपेशी अपने को पता नहीं है, लेकिन ट्रेपेजियस मांसपेशी होती है वो कंधे में पाई जाती है, डेल्टोइड वो भी कंधे में पाई जाती है, ट्राइसेप्स हाथ में पाई जाती है। तो जबड़े की मांसपेशी मसेटरी तो बचेगी दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसेटर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 34। देखिए दोस्तों, टेम्पोरेलिस पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टेम्पोरेलिस की बात कर रहे हैं अपन, गर्दन, जबड़ा, धड़ या पैर। टेम्पोरेलिस दोस्तों यहाँ पे एक टेम्पोरल हड्डी होती है, कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, टेम्पोरल कनपट्टी का निर्माण करती है टेम्पोरल हड्डी। तो यहाँ पे टेम्पोरल हड्डी पूछा जाए तो वो तो यहाँ पे सिर के अंदर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे टेम्पोरेलिस पेशी पूछी गई है, मसल्स पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जबड़ा यानी जो के अंदर पाई जाती है, जबड़े के अंदर पाई जाती है, वो यहाँ पे कौन सी मसल्स पाई जाएगी? टेम्पोरेलिस पेशी पाई जाएगी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 35। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। ट्रेपेजियस पेशी शरीर में कहाँ होती है? दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड मसल्स आई थी उसी टाइम बताया था मैंने, ट्रेपेजियस भी कहाँ पाई जाती है वो बताना है प्रश्न नंबर 35 के अंदर। और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये अपना क्या है, मान लो सिर, मैंने बताया था कि ये सिर वाला पोर्शन, तो ये अपनी सिर हो गया, ये कंधे वाली पोर्शन हो गई। तो कंधों के पास में ये तो स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड जो सिर होता है गर्दन के, और कंधों के पास में उभार, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे उभार पाए जाते हैं, तो वो क्या पाई जाती है? ट्रेपेजियस। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ट्रेपेजियस है, वो गर्दन के अंदर पाई जाती है। स्टेनोग्लोइडोमेस्टोइड वो भी गर्दन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 36। पेक्टोरलिस मेजर पेशी कहाँ पाई जाती है? पेक्टोरलिस मेजर की बात कर रहे हैं, वो पेशी कहाँ पाई जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36। पेक्टोरलिस मेजर दोस्तों मजबूत होती है, जिसे अपन थ्रोइंग मसल्स के नाम जानते हैं। जिस प्रकार डेल्टोइड थ्रोइंग मसल्स होती है, पेक्टोरलिस में थ्रोइंग मसल्स के अंदर आती है। प्रश्न नंबर 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वक्ष, छाती के अंदर पाई जाती है। जो अपना यहाँ पे सिर हो गया, ये अपने कंधे हो गए, तो ये चेस्ट वाला, ये स्टर्नम हड्डी होती है, इसकी पसलियाँ हो गई, तो यहाँ पे पाई जाती है दोनों तरफ, वो यहाँ पे क्या पाई जाती है? पेक्टोरलिस मेजर पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 37 देखें दोस्तों, डेल्टोइड पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? डेल्टोइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, शुरू के अंदर ही बताया था मैंने, डेल्टोइड मांसपेशी है वो कहाँ पाई जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो कंधा होता है, कंधे के ऊपर यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स पाई जाती है। प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे कंधा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है वो बताना है, 38 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों आज की क्लास में जो मसल्स वाला टॉपिक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से मिलेंगे, मतलब 4 नंबर के आपको क्वेश्चन मसल्स के टॉपिक से मिल जाएंगे।
क्योंकि आज अपन ने 3 टॉपिक शामिल किए हैं, उसमें पहला मसल्स वाला टॉपिक है, फिर योग से संबंधित रहेगा, फिर यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस। तो योग मसल्स के अंदर 2% आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 38। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है पैर। फ्लेक्सर एक हेलियोक्सिस लोंगस है, फ्लेक्सर वो यहाँ पे पैर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 39। देखिए दोस्तों, रेक्टस एब्डोमिनल पेशी शरीर में किस जगह पाई जाती है? रेक्टस एब्डोमिनल जिसे अपन सिक्स पैक के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिक्स पैक का नाम सुना है, उसे अपन रेक्टस एब्डोमिनल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनल है वो 4 मसल्स का 4 मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। खुद ही एक रेक्टस एब्डोमिनल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, या पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। यहाँ पे ध्यान रखना है, रेक्टस एब्डोमिनल बीच वाली होती है, साइड में होती है वो एक्सटर्नल ओब्लिक, इस साइड में इंटरनल ओब्लिक, और नीचे पाई जाती है वो यहाँ पे ट्रांसवर्स ओब्लिक के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, पेट के अंदर है वो यहाँ पे कौन सी रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 40। कोहनी के जोड़ पर कार्य करने वाली पेशियों को क्या नाम है? कोहनी के जोड़ पर जो कार्य करेगी वो मसल्स क्या पेशी है वो क्या कहलाएगी वो बताना है दोस्तों। फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 40 के अंदर कि अगर आपको नहीं भी आती है तो तुक्का किस प्रकार लगाना होता है वो बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए तो आपको दोस्तों बहुत पहले लेट हो चुके हैं। अगर किसी ने थ्योरी की क्लासें देखी है मांसपेशियों वाली तो वो तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसने थ्योरी की क्लासें कंटिन्यू ले ली थी अपने चैनल पे वो तो इस ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने थ्योरी की क्लास में बताया था मांसपेशियों की स्थिति शरीर में। तो यहाँ पे टेम्पोरलिस है, ये क्या पाई जाती है? टेम्पोरलिस मसल से ये टेम्पोरल हड्डी होती है वहाँ पाई जाती है। पेक्टोरलिस मेजर छाती के अंदर पाई जाती है, डेल्टोइड कंधे में पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा या कोनी, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर ब्रेंकियोरेडियल्स, जो रेडियस और अल्ना हड्डी होती है उसके पास में ही ब्रेंकियोरेडियल्स मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 41। कलाई जोड़ के आगे के पृष्ठभाग पर स्थित पेशी का नाम क्या है? कलाई के जो आगे पृष्ठभाग पर पाई जाती है वो कौन सी रहेगी वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सार्टोरियस तो कहाँ पाई जाती है? ये तो जांघ के अंदर पाई जाती है। ट्राइसेप्स है, ये ऊपरी अपर हाथ में पाई जाती है, कलाई के अंदर की बात कर रहे हैं अपन तो। साथ ही में बाइसेप्स है, ये भी ऊपरी हाथ में पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेट्स प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर निकल के आ गया प्रोनेटर क्वाड्रेट्स है वो कलाई के पृष्ठभाग में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 42। पैर के निचले भाग में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? पैर के निचले भाग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। पैर के निचले भाग में गैस्ट्रोनीमिस, बाइसेप्स, ग्लूटेस मैक्सिमस या टेरेस मेजर। अब देखिए दोस्तों पैर के निचले भाग में सीधा वही बता रहा हूँ आपको बार बार कि अगर वो एक क्लास थ्योरी की क्लास आपने देखी होती तो मांसपेशी की स्थिति आपको निश्चित तौर से पता लग जाती कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह होती। पैर की निचले भाग की पूछी गई। अब देखिए दोस्तों बाइसेप्स पैर में नहीं होती, टेरेस मेजर पैर में नहीं होती है, ये छाती अंदर होती है। ग्लूटेस मैक्सिमस तो ये कूली हिप्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे सही आंसर निकल के आ गया गैस्ट्रोनीमिस है वो पैर के निचले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए दोस्तों इंटरकोस्टल पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? इंटरकोस्टल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पाई जाती है? इंटरकोस्टल ये शरीर के अंदर श्वसन तंत्र से संबंधित मांसपेशी, मुख्य श्वसन तंत्र से संबंधित मसल्स होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना है। और इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो मांसपेशी वो यहाँ पे पसलियों के बीच के अंदर जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच के अंदर है यहाँ पे इंटरकोस्टल। जो मान लो ये रिब्स हो गई, पसलियाँ हो गई अपनी, और इनके बीच के अंदर ये पाई जाती है नीचे वाली, ये इंटरकोस्टल मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 44। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से मांसपेशियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है मसल्स के अंदर वो बताना है? हीमोग्लोबिन, सल्फर, नाइट्रेट या मायोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 44 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों में क्या पाया जाता है वो बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मायोग्लोबिन। मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है। जो मांसपेशियों की क्या होती है? ऊर्जा होती है, मसल्स की यहाँ पे ऊर्जा होती है वो मायोग्लोबिन होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 45। प्रत्येक पेशी बंडल में से प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तारित होता है उसे अपन क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसके शब्द हम देखें, यानी प्रत्येक पेशी बंडल में से प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है वो उसके अपन किस नाम जानते हैं? देखिए दोस्तों मसल्स होती है वो मसल्स फाइबर से, और फाइबर है वो मसल्स जो बंडल होता है वो किससे बना होता है? फेसिया से बना होता है। तो मान लो ये कोई एक मांसपेशी है, ये वाली ये पूरी मांसपेशी, अब इसके अंदर छोटी छोटी मांसपेशियाँ भरी हुई है, फाइबर है, इसमें से एक फाइबर को निकाला तो वो भी इस प्रकार का निकल के आ गया, फिर इसके अंदर बहुत भरी हुई है, फिर उसमें से निकाल लिया, तो ये इस प्रकार निकालते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सार्कोलेमा, वो क्या कहलाता है? सार्कोलेमा कहलाता है।
नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 46, रेखित पेशियाँ कौन सी होती है? रेखित की बात कर रहे हैं अपन, रेखित पेशी कौन सी होती है? दोस्तों मैंने शुरू में बताया था मांसपेशी 3 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक और तीसरी हृदय मांसपेशी। ऐच्छिक होती है उसे अपन रेखित के नाम से जानते हैं, कंकाली मांसपेशी, धारीदार, चिकनी और वॉलेंट्री मसल्स, ये इतने नाम होते हैं। इसी प्रकार अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 46, रेखित पेशी कौन सी होती है? तो तंत्रिका पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक। तो यहाँ पे ऐच्छिक पेशी होती है वो रेखित पेशी कहलाएगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स है वो रेखित पेशी कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखा दोस्तों यहाँ पे, चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियाँ की बात कर रहे हैं अपन, वो कहाँ पाई जाती है? हाथों में, पैरों में, आंतरिक अंगों की दीवारों में या उपरोक्त सभी में? चिकनी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। शरीर की जो आंतरिक दीवार होते हैं, अंग होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी यहाँ पे दीवारों पे पाई जाती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 48, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? दोस्तों सबसे छोटी एक होती है, सबसे बड़ी पूंछे दोस्तों यहाँ पे मसल्स, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो कूल्हे के अंदर पाई जाती है, हिप्स में, यहाँ सबसे छोटी पूंछी गई है। प्रश्न नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टेपीडियस मसल्स। जो स्टेपीज हड्डी होती है सबसे छोटी, जो कान के अंदर होती है सबसे छोटी हड्डी स्टेपीडियस, उसके ऊपर ही पाई जाती है वो सबसे छोटी मसल्स मांसपेशी स्टेपीडियस पाई जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 49, मांसपेशियों में थकान होना किसके कारण होता है? मसल्स के अंदर थकान आ जाती है, वो किसके कारण आती है वो बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। एटीपी, एडीपी, कार्बनिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। दोस्तों पे लैक्टिक अम्ल जिसे अपन दुग्ध अम्ल के नाम से जानते हैं, दुग्ध अम्ल। प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और सही आंसर रहेगा तो मसल्स के अंदर फटीग आ जाती है, थकान आती है, वो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की वजह से आ जाती है। किसकी वजह से आती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से जमा हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 50 देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो वो स्टेपीडियस होती है, जो कहाँ पाई जाती है? कान की स्टिपिस हड्डी के ऊपर पाई जाती है। अब पूछा गया सबसे बड़ी, एक होती है सबसे लंबी, अगर लंबी पूछे तो वो कौन सी रहेगी? सारटोरियस रहेगी, जो जांघ के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मसल्स पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 50 का यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, ये भी 3 मांसपेशी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, 3 मसल्स का यहाँ पे ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट हो आगे प्रश्न नंबर 51, मांसपेशियाँ मानव शरीर को निम्न में से क्या प्रदान करती है? वो बताना। मसल्स शरीर को क्या प्रदान करती है? थकान, ऊर्जा, आकृति या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती है, हड्डी, बोन, वो क्या प्रदान करती है? तो वो यहाँ पे क्या करती है? ढांचा प्रदान करती है अपने को, यहाँ पे सुरक्षा और ढांचा प्रदान करती है शरीर को। लेकिन यहाँ पे 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य मांसपेशियाँ करती है। और यह आकृति है कौन से विज्ञान में? मोर्फोलॉजिकल, ध्यान रखना, मोर्फोलॉजिकल यहाँ पे अध्ययन किया जाता है आकृति विज्ञान का, ये आपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 52, अनैच्छिक पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? अनैच्छिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, जो अपनी इच्छा से नहीं, खुद की इच्छा से कार्य करती है, उसे अनैच्छिक इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। तो आरनाल ग्रंथि नलिकाओं में, श्वसन पथ में, उपरोक्त समय। अब देखिए दोस्तों, दिमाग आप खुद लगा सकते हैं। अनैच्छिक जो अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, खुद की इच्छा से कार्य कर रही है, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे सभी जगह, यानी श्वसन नलिकाओं की जो अपने कार्य अपना हिसाब से थोड़ी काम करेंगे, फेफड़े खुद के हिसाब से कार्य करेंगे, पाचन नाल के अंदर के खुद का कार्य श्वसन है उसमें भी खुद के कार्य अंदर से करते रहेंगे। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 53, अनैच्छिक पेशियाँ कौन सा कार्य करती है? अनैच्छिक पेशी है वो कौन सा यहाँ पे कार्य करती है वो बताना। भोजन को खिसकाना, मूत्र से मूत्र को निष्कासन करना, डिंबों का गर्भाशय की ओर खिसकाना या उपरोक्त। अब दोस्तों अनैच्छिक पेशी अपने हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से कार्य करती है। और वो खुद क्या कौन से कार्य होते हैं? भोजन को खिसकाना खुद ही खिसकाएंगे, अपन थोड़ी कंट्रोल करेंगे। मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन वो भी खुद ही करेगी, डिंबों से गर्भाशय तक खिसकाना वो भी खुद ही करेगी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का। तो इस प्रकार अपने को थोड़ा सा लॉजिक के आधार पर अपन क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 54, बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों इजी रहेगा, बाइसेप्स, और साथ में इसके अपोजिट होती है वो ट्राइसेप्स होती है। तो ये अपना हाथ हो गया, वो अपर आर्म, कोनिजॉइड लोअर आर्म हो गया, ये अपना यहाँ पे पंजा हो जाता है। तो सामने वो बाइसेप्स, यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी के सामने बाइसेप्स, पीछे होती है वो ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स कहाँ रहेगी? ऊपरी भुजा में। प्रश्न नंबर 45,
54 और 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऊपरी भुजाएं हैं अपर आर्म के अंदर यहाँ पे बाइसेप्स होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 55, टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने का निम्न में से कार्य किसका का? मसल्स जैसे बॉडी बिल्डअप आर बोलते हैं इसे दोस्तों यहाँ पे। टूटी फूटी मांसपेशियों को रिपेयर करने के लिए, शरीर की ग्रोथ एंड वृद्धि करने के लिए, साथ ही में शरीर की बॉडी बिल्डअप आर भी बोलते हैं इसे, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 50 के अंदर। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे एक बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोटीन होता है वो शरीर में रिपेयर करने के मसल्स का बॉडी बिल्डअप आर होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ में स्पेशल नाइट्रोजन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 56, बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रखर सांद्रित मायोग्लोबिन किस प्रकार की मांसपेशियों में पाया जाता है? यानी बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन वो कौन सी प्रकार की मसल्स के अंदर पाया जाता है वो बताना है। तेज हरकत करने वाली, धीमी हरकत करने वाली, ए बी दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56 बताना। दोस्तों यहाँ पे बड़ी मात्रा ये पूछी गई है, वैसे तो सही आंसर रहेगा इसका यहाँ पे धीमी, स्लो, जो लंबी दूरी की होती है, एंडोरेंस वाली होती है, जिसके अंदर रेड फाइबर पाया जाता है, स्लो ट्विच फाइबर पाया जाता है, STF यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 57, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है वो बताना है। मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता है वो किस पर निर्भर करेगी? परिधि पर, रेशों की गुणता, तंत्रिका तंत्र या पेशी संकोच? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इजी निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मसल्स की कार्य कुशलता वो किस पर डिपेंड करेगी? दोस्तों इजी रहेगा कि रेशो, उसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है कि रेड फाइबर है, वाइट फाइबर है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रेशो के ऊपर, रेशा मतलब फाइबर है, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 58, पेशियों के तंतु समूह में संगठित होकर छोटे छोटे समानांतर बंडल बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों दोबारा से, पेशियों के तंतु है समूह में संगठित होकर छोटे छोटे समानांतर बंडल बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? यानी जो पेशियाँ बन गई, पेशियों के जो छोटे छोटे बंडल बन के एक बड़ा बंडल बना देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 58 का वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फेसिकुली यहाँ पे रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, फेसिकुली कौन से संयोजी ऊतकों से आच्छादित रहते हैं वो बताना अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मसल्स है, मसल्स के जो फाइबर होते हैं तंतु, उनको अपन एक ही फाइबर बन जाता है मोटा, उसे अपन फेसिकुली कहते हैं। और फेसिकुली के जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 59 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोमाइसियम के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा इसका एंडोमाइसियम। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, शरीर में पाए जाने वाले टेंडन कौन से तंतु से बने होते हैं? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेंडन क्या करता है, टेंडन ध्यान रखना है, बोन टू मसल्स, यानी बोन टू मसल्स, हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है। यहाँ पे शरीर में पाए जाने वाले टेंडन कौन से तंतुओं से यानी फाइबर से बने हुए थे वो बता रहे हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 के अंदर। इलास्टिन, ग्लोबिन, कोलेजन या क्रिएटिन, प्रश्न नंबर 60। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, कोलेजन तंतु होते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे टेंडन बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 61, शरीर में कौन से टेंडन की मोटाई अधिक होती है? कौन सा टेंडन है जो शरीर में मोटाई अधिक होती है वो बताना है। प्रश्न नंबर 61 के अंदर बताना है। और दोस्तों मैंने बताया था शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है वो कहाँ पाया जाता है? मजबूत टेंडन, शरीर का सबसे मजबूत टेंडन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो पिंडली की गैस्ट्रोनियमिस मांसपेशी को एडी की एचिलस हड्डी होती है उससे जोड़ता है, जो शरीर का ज़्यादातर भार उठाने का कार्य करता है, वो यहाँ पे एकिलेस टेंडन होता है जो यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों, शरीर में कौन सी पेशी से एकिलेस टेंडन जुड़ा होता है? पेशी से अभी बताया दोस्तों मैंने कि अभी टेंडन क्या करता है, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। उसमें मांसपेशी तो कौन सी रहेगी? पिंडली की गैस्ट्रोनियमिस। और हड्डी कौन सी रहेगी? तो एडी वाली, एडी होती है अपनी, एडी की हड्डी होती है, उसका क्या नाम होता है दोस्तों यहाँ पे? एचिलस हड्डी होती है। तो यहाँ पे मांसपेशी कौन सी रहेगी? गैस्ट्रोनियमिस मांसपेशी यहाँ पे रहेगी पिंडली की, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 63, बाइसेप्स पेशी का उद्गम कौन से अस्थि से होता है? बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अपना अपर आर्म होता है दोस्तों यहाँ पे, ये अपने कोनी वाला जॉइंट, ये लोअर आर्म हो गया, ये अपने यहाँ पे पंजा हो जाता है, फ्लेंजिज हो जाती है। अब दोस्तों में बाइसेप्स होती है, ह्यूमरस हड्डी होती है अपनी ऊपर वाली, इसके सामने, ट्राइसेप्स इसके पीछे पाई जाती है। तो यहाँ पे बाइसेप्स पेशी का उद्गम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 63।
और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कैपुला हड्डी होती है अपनी जो कंधे के पीछे हड्डी पाई जाती है उससे उत्पन्न होता है। और जो ट्राइसेप्स मांसपेशी होती है इसका हुमरस हड्डी के ऊपरी भाग से यहाँ पे होता है। तो दोनों को अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो अपने 63 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो जाते हैं मसल से संबंधित। अब अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए ग्रास नली जिसे अपन फूड पाइप के नाम से जानते हैं को क्या कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली जिसे फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप को अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 के अंदर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसे इसोफेगस के नाम से जानते हैं। फूड पाइप को अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, इसोफेगस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रास नली को इसोफेगस के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली जिसे फूड पाइप बोलते हैं, दूसरा नाम यहाँ पे इसोफेगस। अब इसका तीसरा नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है गैलेट्स, यानी फूड पाइप के ये 3 नाम अपने यहाँ पे निकल के आ गए। ग्रास नली जिसे अपन फूड पाइप, दूसरा इसोफेगस और तीसरा इसे गैलेट्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों के तीनों नाम अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों मैंने बताया था एकमात्र संतुलित आहार में जो 5 तत्व पाए जाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में जल होता है यानी वाटर होता है। ये 5 तत्व होते हैं वो संतुलित आहार में होते हैं, लेकिन इनमें से एक मात्र है जिसके पास नाइट्रोजन की मात्रा होती है और वो इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 का ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन, जिसे शरीर का बॉडी बिल्डअप आहार के नाम से जानते हैं। शरीर के रिपेयर और मरम्मत टूट फूट का कार्य भी यही करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है। पूर्ण रूप से पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, वो कहाँ पचता है। वैसे देखा जाए तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा भी गया है। भोजन का पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट होता है, जैसे ही भोजन मुख में जाता है पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से पूछा गया है यहाँ पे ज़्यादातर भोजन, प्रश्न नंबर यहाँ पे 4, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत। ज़्यादातर भोजन लगभग 90% भोजन होता है वो छोटी आंत के अंदर ही पचता है। 10% भोजन है वो बड़ी आंत और मुख के अंदर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों यहाँ पे, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है। लाइपेज की बात कर रहे हैं अपन, एंजाइम है दोस्तों लाइपेज, वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 के अंदर बताना है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सभी जो एंजाइम होती है वो किसका पाचन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लाइपेज एंजाइम प्रश्न नंबर यहाँ पे 5, और सही आंसर रहेगा फैट। वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों यहाँ पे, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्वों को पचाता है। दोस्तों यहाँ पर लाइपेज देख लिया अपन, यहाँ पे लाइपेज तो किसको पचा रहा था, वो तो पचा रहा था फैट को, वसा को, लेकिन अब ट्रिप्सिन पूछा गया है वो किसका पाचन कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन करेगा वो ध्यान रखना है प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, अमीनो एसिड के अंदर होता है दोस्तों। प्रोटीन का छोटा रूप यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं उसके अंदर करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, अग्नाशय जिसे अपन पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कौन सा एंजाइम निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि होती है, एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी होती है। तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलेगा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा वो बताना है। लिपेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन। दोस्तों टाइलिन तो यहाँ पे लार के अंदर पाया जाता है। ट्रिप्सिन अपन ने देखा ही है किसका पाचन कर रहा था, प्रोटीन का पाचन कर रहा था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7, और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे एमाइलेज। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एमाइलेज निकलेगा और वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 8, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है। दोस्तों अपन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो खाने से कार्बोहाइड्रेट शरीर में बनती है और वो किस रूप में ज़्यादातर इकट्ठी होकर कौन से रूप में चेंज हो जाती है वो बताना, एकत्रित होती है वो बताना किस भाग में। तो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ध्यान रखा, ग्लूकोज के रूप में अपने को कहाँ एक्स्ट्रा रूप में जम जाती है, प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों लीवर। लीवर हो गया यानी यकृत के अंदर है वो ज़्यादातर है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में उसके अंदर यहाँ पे जमा हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ओसोफेगस
को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसोफेगस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 के अंदर बताना है। दोस्तों शुरू में देखा था अपन इसोफेगस हो गया, इसे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन फूड पाइप बता ही दिया इसोफेगस। और साथ में इसका जो तीसरा नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, गैलेट्स। आया था, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तो गैलेट्स इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 10, जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये अपने यहाँ पे बताना है कि जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, भोजन जैसे हमारे में जाता है गैस्ट्रिक जूस तुरंत यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? रेनिन, जठर लाइपेज, पेप्सिन या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 10 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, क्योंकि जैसे भोजन आमाशय के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो उसके अंदर रेनिन जो दूध को फाड़ने का कार्य करता है, जठर रस जठर लाइपेज आता है और पेप्सिन यहाँ पे आ जाता है, तो वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम जानते हैं, कौन सा एसिड निकालता है? जठर रस के अंदर बताना है दोस्तों अपने को यहाँ पे कि गैस कौन सा यहाँ पे एसिड निकालता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl की बात करते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही भोजन है आमाशय के अंदर भोजन जाता है तो तुरंत ही अपने गैस्ट्रिक जूस आता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कीटाणुओं को क्या करता है? खत्म करता है, और जो अपना भोजन है अम्लीय उसको यहाँ पे क्षारीय पद्धति के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पित्त बाइल किसको पचाने में मदद करता है? पित्त है, बाइल है, वो किसको पचाने में मदद करता है वो पूछा गया है यहाँ। सबसे पहले तो आपको पित्त का ध्यान रखना है, पित्त किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यकृत होता है, उसके द्वारा पित्त निकाला जाता है। साथ ही में इकट्ठा कहाँ होता है? तो जो गोल ब्लैडर होता है पित्ताशय, पित्ताशय के जाकर अंदर इकट्ठा हो जाता है। प्रतिदिन है लगभग 1.5 लीटर रस होता है, वो पित्त रस यहाँ पे शरीर के अंदर बनता है। साथ ही में पित्त की जो pH मान है वो कैसा होता है? तो वो अम्लीय होता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे वसा। पित्त है वो किसका पाचन? वसा का पाचन करता है, फेट का यहाँ पे पाचन करता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, इलियम कौन से तंत्र यानी सिस्टम का अंग होता है? इलियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कौन से तंत्र या अंग का भाग होता है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का रहेगा। और इलियम का मतलब दोस्तों आपकी जो छोटी आंत आती है वो 3 भाग होते हैं इसके, छोटी आंत के, डेडुनम, जेजुनम और तीसरा यहाँ पे इलियम, यानी डेडुनम, जेजुनम और इलियम। DJI इसकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के अंदर DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, तीनों की दोनों यहाँ पे छोटी आंत की भाग रहेगी, और छोटी आंत है वो पाचन तंत्र से संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 14, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है वो बताना है। दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में अपन मान लो दही खा लेते हैं या और कुछ खाते हैं तो अपना दूध यहाँ पे अंदर जाते ही फट जाता है, लेकिन छोटे बच्चे के अंदर दूध पीता है तो दूध को फाड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करेगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपको, प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेनिन एंजाइम, बच्चों के अंदर है, दूध अंदर जाते ही वो फटने का कार्य है वो रेनिन एंजाइम के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन होता है, एकमात्र ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी होती है। अंतःस्रावी के रूप में तो इंसुलिन हार्मोन निकालती है और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस निकालती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय की जो लैंगरहैंस होती है, जो आइसोलेट्स के नाम से जानी जाती है, लैंगरहैंस की भी बीटा सेल्स होती है, ध्यान रखना बीटा सेल्स होती है, उसके द्वारा यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता है। बीटा सेल्स का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से ही यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहता है? एंटी डायबिटिक का मतलब यहाँ पे मीठा है उससे संबंधित रहेगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज़ हो जाती है किसी के, यानी जो डायबिटीज होने पर है वो कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है वो बताना है। डायबिटीज जिसे अपन मधुमेह के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मधुमेह के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और इंसुलिन है अपने को पता लग गया, अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं है उसके भी जो बीटा सेल्स होती है उसके द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित तौर से।
जो आंत होती है इंस्टेंटाइन है, ये किस क्रम में होती है? आंत के बारे में पूछा गया है, वो किस क्रम में होती है? दोस्तों यहाँ पे लगभग दोनों आंत होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है यहाँ पे बड़ी आंत। दो प्रकार की आंत होती है। जो छोटी आंत होती है वो लगभग 6.25 मीटर की होती है, और बड़ी आंत होती है वो लगभग यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ मीटर की यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, दोनों का यहाँ पे सीक्वेंस अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पे छोटी आंत के मैंने बताया था डेडुनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, उसमें कोलन और लास्ट वाला रेक्टम होता है। तो सही आंसर अपना यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों। यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा इसका सही आंसर रहेगा, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और साथ में बड़ी आंत के कोलन और रेक्टम इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 18। देखो दोस्तों, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह डायबिटीज होता है, वो किसकी कमी से होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डायबिटीज होता है वो किसकी कमी से यहाँ पे होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 18 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज किसकी कमी से? तो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन की कमी से यहाँ पे होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको नियंत्रित करने में जो नाड़ियाँ है, नर्व है, वो कहाँ पाचन तंत्र में पहुँचती है, वो बताना है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने की जो नाड़ियाँ हैं, नर्व्स होती हैं, वो पाचन तंत्र में पहुँचती है कहाँ से? लीवर से, गोल ब्लैडर से, मस्तिष्क के अचेतन भाग यानी मेरुदंड से, या इनमें से कोई नहीं। ईजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग से अपन आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क का जो अचेतन भाग होता है, उसके अंदर जो मेरुदंड होती है, जो वर्टिब्री होती है, इसके अंदर से जो यहाँ पे नाड़ियाँ जाती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों, पाचन तंत्र में पाई जाने वाली नर्व सिस्टम कौन सा रासायनिक पदार्थ छोड़ती है? पाचन तंत्र में जो पाई जाती है नाड़ियाँ, वो कौन सा पदार्थ छोड़ती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। टाइलिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, या फिर एसिटोकाइलिन, एडेनेलाइन। प्रश्न नंबर 20 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे पाचन तंत्र के अंदर जो नाड़ियाँ पाई जाती है, वो कौन सा एंजाइम यहाँ पे रसायन छोड़ती है? तो एसिटोकाइलिन, साथ ही में एडेनेलाइन, ये दोनों यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे इसके द्वारा रसायन छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 21, कोलन किस तंत्र का भाग है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन से आया था, वो कोलन किस का भाग रहेगा? दोस्तों अपन ने देखा था छोटी आंत, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत होती है दोस्तों यहाँ पे, उसके भी 2 भाग होते हैं। तो बड़ी छोटी आंत के डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और साथ ही में बड़ी आंत थे उसके यहाँ पे कोलन और रेक्टम। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पाचन तंत्र की बड़ी आंत होती है, उसका भाग होता है यहाँ पे कोलन। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का वह भाग जहाँ से पित्त निकलता है पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने शुरू में बता दिया था कि बाइल होता है, वो निकलता कहाँ से है और इकट्ठा कहाँ होता है? तो इकट्ठा तो यहाँ पे पित्ता से, जिसे अपन गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, उसमें इकट्ठा होता है। निकलता है कहाँ, लेकिन निकलता कहाँ से है? तो प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यकृत। दोनों में अंतर है, निकलता है यकृत से और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 23, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? पानी का शरीर के अंदर है, पानी का बैलेंस है, कौन बनाता है, वो बताना पूछा गया। पेट, लीवर, फेफड़े, या फिर गुर्दे। दोस्तों यहाँ पे पानी की मात्रा शरीर में लगभग क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। शरीर के अंदर पानी की मात्रा लगभग अपने का ध्यान रखना 70 to 75% यहाँ पे पानी की लगभग पाई जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना गुर्दे। जो किडनी होती है, किडनी के अंदर है, वो पानी शरीर के अंदर है, वो पानी का बैलेंस करने का कार्य करता है। किडनी है दोस्तों, किडनी को जो अपन वृक्क कहते हैं, और किडनी की इकाई का नाम याद रखना है। जिस प्रकार शरीर की इकाई कोशिका होती है, किडनी की इकाई है वो यहाँ पे नेफ्रॉन होती है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 24, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, वो बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों के तीनों एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लिपेज हो गया, ये कहाँ से निकलते हैं? प्रश्न नंबर 24, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वो ध्यान रखना है डोडिनम। यानी छोटी आंत है, छोटी आंत का यहाँ पे पहला भाग होता है, दूसरा भाग होता है, पहला भाग जेजुनम, सॉरी यहाँ पे डेडुनम, दूसरा पे जेजुनम। तो यहाँ पे पहला भाग होता है छोटी आंत का, उसी से यहाँ पे ध्यान रखना है निकलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखें दोस्तों। यहाँ पे शक्कर यानी डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि बीमारी होने का क्या कारण है, वो बताना है। डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे अपन मधुमेह के नाम से जानते हैं, मधुमेह
इसका क्या कारण है? लीवर ग्रंथि का खराब होना, पैनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना है, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर अपने को ध्यान रखना है। पैनक्रियाज जिसे अपन अग्राशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अगर वो खराब हो जाती है तो अपना क्या हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 26। आंतरस को किस नाम से जाना जाता है? आंतरस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंतरस जिसका नाम क्या है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना आंतरस के किस नाम से जाना जाता है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों आंतरस है, इसको अपन सक्स इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। इसे अपन सक्स इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा सक्स इंट्रिकस। नेक्स्ट हो आगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, वसा यानी फैट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? वसा है शरीर में किस रूप में संचित रहती है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर अपन कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में अगर खाते हैं तो वो किस रूप में? फैट के रूप में जमा हो जाती है शरीर के अंदर। और यहाँ पे किस रूप में जमा होती है? प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्लिसरीन और फैटी एसिड। वसा शरीर के अंदर दो रूप में इकट्ठी होती है, एक तो ग्लिसरीन के रूप में और दूसरा यहाँ पे फैटी एसिड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 28। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? प्रोटीन दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था प्रोटीन का छोटा रूप होता है, वो क्या कहलाता है? अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन का छोटा रूप छोटे छोटे टुकड़ों में होता है तो वो यहाँ पे अमीनो एसिड। तो प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन है शरीर में किस रूप में एकत्रित होगा? अमीनो एसिड्स के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 29 देगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? तीनों को अपन ने देख लिया दोस्तों यहाँ पे। प्रोटीन क्या देखा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। तो यहाँ पे वसा देखा तो वसा अपन ने ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में जमा होती है। वसा तो फैटी एसिड और ग्लिसरीन। साथ ही में देखा अपन ने प्रोटीन, तो प्रोटीन है अमीनो एसिड के रूप में। अब देखा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में किस रूप में एकत्रित होती है? प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा तो ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे इकट्ठी होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 30। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों अपन आलू का मतलब यहाँ पे स्टार्च है दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकाले तो स्टार्च इसका रहेगा, स्टार्च। तो स्टार्च का पचाने वाला एंजाइम यहाँ पे कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना। प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एमाइलेज। एमाइलेज होता है वो स्टार्च जिससे अपन कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसके अंदर यहाँ पे पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 31। शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अपन एक्सरसाइज करते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, उस पर कौन सा प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा? 31 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंतों की मालिश और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ता है और चयापचय की क्रिया में सुधार होता है। तो सही आंसर इसका सही रहेगा ए और बी, इसका सही आंसर यहाँ पे एक्सरसाइज का डिपेंड का रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 32 देगा दोस्तों एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है? एमाइलेज की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, वसा को एडिपो टिश्यू में संचित करता है, शर्करा तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये इनमें से कोई नहीं। 32 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था शर्करा या स्टार्च हो गई, इसको यहाँ पे माल्टोज के बदलने का कार्य है वो यहाँ पे एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एमाइलेज। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? दोस्तों मैंने सभी के बारे में बताया था आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा। अगर सब में पूछा जाए तो 1-1 ग्राम में तीनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी अपने को वसा से, 1 ग्राम से वो 9.1 किलो कैलोरी मिलेगी। बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से बराबर मिलती है और वो कितनी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। ध्यान रखना 4.1 किलो कैलोरी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 34। 1 ग्राम वसा जलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों 1 ग्राम फैट के बारे में पूछा गया, उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा अपने को यहाँ पे मिलती है? और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे प्रश्न नंबर 34 का वो ध्यान रखना है 9.1 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा 1 ग्राम के अंदर वो यहाँ पे वसा के द्वारा मिलती है। 1 ग्राम वसा जलेगी तो अपने को यहाँ पे कितनी ऊर्जा मिलेगी? 9.1 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे प्रोटीन दोनों जलेंगे तो अपने को ऊर्जा मिलेगी 4.1 किलो कैलोरी। दोनों में अंतर यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देगा दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों मैंने शुरू में बता दिया था कि 1 ग्राम वसा जलेगी तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? 9.1 किलो कैलोरी। साथ ही में 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोनों जलते हैं तो दोनों की बराबर ऊर्जा मिलती है और वो यहाँ पे कितनी मिलेगी? प्रश्न नंबर 35 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से यहाँ पे समान ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों
बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। शरीर का मरम्मत और रिपेयर करने वाला आहार, शरीर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाला आहार। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट है वो शरीर के अंदर है वो प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि शरीर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, एकमात्र संतुलित आहार का अवयव है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, वो यहाँ पे प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखा दोस्तों यहाँ पे। ऊर्जा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है वो किसे कहते हैं। ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स है वो किसे कहते हैं दोस्तों। शरीर को सबसे फास्ट ऊर्जा कौन सा देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट देता है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन से रहेंगे जो शरीर को एनर्जी देते हैं। प्रश्न नंबर 37, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 37 के अंदर है, वो ध्यान रखना है, ए और बी दोनों शरीर को ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट वो यहाँ पे ए और बी दोनों, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा यहाँ पे देते हैं, लेकिन फास्ट ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 38, कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है वो बताना है यहाँ पे। कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देगा। शुरू में मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा, तीनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो 9.1 किलो कैलोरी, 9.1 किलो कैलोरी वो कौन देगा यहाँ पे, वसा इसके अंदर सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 39 देखा दोस्तों यहाँ पे। खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में रखना चाहिए। दोस्तों पोषक तत्व कौन सा है जो अधिक मात्रा में रखते हैं। संतुलित आहार होता है जिसमें अपन ने देखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, 5 चीज़ मिल जाती है तो वो संतुलित आहार हो जाता है। लेकिन खिलाड़ी को इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 के अंदर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो कार्बोहाइड्रेट। खिलाड़ी को अपने भोजन के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट लगभग सबसे ज़्यादा 60% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे रखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 40, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में पचाता है वो बताना है अपने को यहाँ पे। यानी पहले सबसे पहले तो ये ध्यान रखना प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करेगा, लेकिन किस रूप में करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। एल्ब्यूमाइन, पेप्टोइन या एमिनो एसिड या फिर उपरोक्त ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 40 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में पचाता है। प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन। एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन के रूप में पचाता है, बल्कि इनको तोड़ता किस रूप में है, तो अमीनो एसिड के रूप में। प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में यहाँ पे तोड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 41, बॉडी बिल्डर आहार में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बॉडी बिल्डर के आहार है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का कार्य ऊर्जा नहीं दोस्तों, यहाँ पे शरीर की मरम्मत करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 के अंदर बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर बॉडी बिल्डर आहार के रूप में जाना जाता है, और शरीर की जो मरम्मत टूट फूट हो गई, रिपेयर है मसल्स का, वो भी प्रोटीन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। साथ ही में छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों यहाँ पे, उन बच्चों के आहार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 42, कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है। कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था बॉडी बिल्डर आहार हो गया, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होना चाहिए, तो प्रश्न नंबर 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रोटीन। प्रोटीन पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है, सबसे ज़्यादा विकास डेवलपमेंट होता है शरीर का यहाँ पे प्रोटीन के द्वारा होता है, और ये भी अपने को यहाँ पे छोटे बच्चों के आहार में भी सबसे ज़्यादा यही होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 43, एक छोटे बच्चे के भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। दोस्तों बार बार मैं आपको बता रहा हूँ और इसका प्रश्न आपको पूछ लिया गया है कि छोटे बच्चे के आहार में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। इनमें से 5 तत्वों में से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो छोटे बच्चों के आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर का क्या है विकास ज़्यादा करता है, बॉडी बिल्डअप आहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की स्पेशल मात्रा एक्स्ट्रा पाई जाती है। यानी सभी भोजन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर स्पेशली नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 44, पेनक्रियाटिक रस क्या होता है। पेनक्रियाटिक रस है वो कौन सा होता है वो बताना है। विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स या एंजाइम। पेनक्रियाटिक रस है जो अग्नाशय ग्रंथि से निकल रहा है। अग्नाशय ग्रंथि से 2 प्रकार के रस निकलता है, हार्मोन और एक रस निकलता है। जो रस निकलता है वो अग्नाशय रस जिसे पेनक्रियाटिक, और जो हार्मोन निकलता है उसे अपन इंसुलिन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे अग्नाशय एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय एंजाइम के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 45,
मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होता है? मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, मेटाबॉलिज्म को अपन क्या बोलते हैं? चयापचय के नाम से जानते हैं। तो इसका संबंध कौन से सिस्टम से रहेगा वो बताना है प्रश्न नंबर 45 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और आंसर रहेगा तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, उससे संबंधित तो रहेगा। चयापचय मेटाबॉलिज्म का संबंध रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? चयापचय है, इसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है वो बताना है। पैराथायराइड, एड्रिनल या फिर थायराइड। मेटाबॉलिज्म चयापचय, इसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 46 के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैल्शियम को नियंत्रित भी यही ग्रंथि करती है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे थायराइड ग्रंथि। जो गले के अंदर पाई जाती है थायराइड, वो यहाँ पे किसका कंट्रोल करती है? मेटाबॉलिज्म, चयापचय का नियंत्रण करती है। और कैल्शियम का कंट्रोल भी थायराइड ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 47। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है? दूध है, अपन मिल्क पीते हैं, उसके अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलता है? वसा मिलती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है दोस्तों पे? वैसे देखा जाए तो दूध के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा अपने को दूध से अंदर मिलती है। प्रश्न नंबर 47 बताना है। और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे प्रोटीन, सबसे ज़्यादा दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अगर इस ऑप्शन में, चार ऑप्शन में कैल्शियम होता है तो अपन कैल्शियम इसका सही आंसर लगाते। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 48। विलाई किस तंत्र का भाग होता है? विलाई की बात पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, कौन से तंत्र का भाग होता है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विलाई क्या होता है, ये अपनी जो धमनियाँ होती है, धमनियों के अंदर है दोस्तों, आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे धमनियों की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सॉरी। जो अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों पे ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ऐसे उभार से पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार से पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भोजन पच जाता है, उस पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? ब्लड के अंदर अवशोषण करके सॉरी दोस्तों, तो ये पचे हुए भोजन हो जाता है, उसको अवशोषित करके ब्लड के अंदर डाल देती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पाचन तंत्र। तो यहाँ पे पाचन तंत्र से संबंधित रहेगा, क्योंकि जो छोटे आंत बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 49। छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है वो बताना है। देखिए दोस्तों, छोटी आंत होती है, उसके कौन से भाग से पचा हुआ खाना है वो जाता है ब्लड के अंदर? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलाई। विलाई होती है, मैंने बताया था दोस्तों क्या है? रसांकुर। इसे अपन रसांकुर के नाम से जानते हैं, रसांकुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 50। ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड्स को विलाई में कौन समाहित करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, तो उनको विलाई में कौन समाहित करता है? तंत्रिकाएं, रक्त नलियां, लीवर या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है। इजी रहेगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे रक्त नलिकाएं। जो ब्लड की जो यहाँ पे नलिकाएं होती है, वेन्स होती है, वो इसके अंदर क्या करती है? लेके चली जाती है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। वसा यानी फैट को छोटी आंत के विलाई में कौन समाहित करता है? दोस्तों वसा पच जाती है शरीर के अंदर, फैट पच जाता है छोटी आंत के अंदर, तो उसको यहाँ पे कौन लेकर जाता है वो बताना है। प्रश्न नंबर 51 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेकेट TLS। तो क्या ध्यान रखना है? लेकेट TLS है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। किसका? वसा का पाचन है, पची हुई वसा को विलाई के रूप में समाहित कौन करेगा? वो लेकेट TLS करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 52। गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय की बात कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ निकालता है वो बताना है अपने को यहाँ पे। गोल ब्लैडर 52 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, जो पित्त होता है, इसका निर्माण तो यकृत के अंदर होता है। एकत्रित कहाँ होता है? तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गोल ब्लैडर में एकत्रित होता है, जिसे अपन पित्ताशय कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 52, गोल ब्लैडर क्या निकालता है? तो वो बाइल निकालता है, जिसे अपन पित्त रस के नाम से जानते हैं। बाइल को अपन पित्त रस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 53। बाइल नामक द्रव्य कहाँ बनता है? दोस्तों यहाँ पे बनता कहाँ है वो पूछा गया है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है बनता कहाँ है।
इकट्ठा कहाँ होता है, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे इकट्ठा होगा वो यहाँ पे पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होगा। लेकिन ये पूछा गया बन रहा कहाँ है, प्रश्न नंबर 53। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर है वो बाइल जूस यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 54। 24 घंटे में कितना बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर में निकलता है, वो बताना है। 24 घंटे के अंदर है वो कितना बाइल जूस यानी पित्त रस होता है वो यहाँ पे गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय से निकलता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 54 का, वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1 से आधा से 1 लीटर है वो 24 घंटे के अंदर है वो पित्त रस है, बाइल जूस है वो यहाँ पे पित्ताशय गोल ब्लैडर से निकलता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 55। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट है वो किस में जाके जमा होती है, इसे स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो बताना है। यानी ज़्यादा मात्रा में अपन खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में जाके जमा हो जाती है। तो स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 55 इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीवर, यकृत के अंदर वो यहाँ पे जमा हो जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 56 देखे दोस्तों यहाँ पे लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है। दोस्तों घुमा के क्वेश्चन वही पूछ लिया है, लीवर के अंदर कौन सा पोषक तत्व जमा हो जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त दोनों या फिर प्रोटीन। प्रश्न नंबर 56 पूछने का तरीका दूसरा बदल गया है क्वेश्चन का, यहाँ पे लीवर है उसमें कौन सा स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जमा हो जाता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है। दोस्तों सबसे पहले पूछा गया है भोजन कहाँ पचता है, और शुरू के अंदर ही मैंने बताया था कि भोजन है वो कहाँ पचता है सबसे पहले। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे मुंह है यानी माउथ है, मुंह के अंदर ही भोजन जाता है, जाते ही पाचन शुरू हो जाता है। और वो किसका होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे मुंह के अंदर जाते ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत के बारे में पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कौन से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है वो डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेजुनम, जेजुनम और इलियम 3 भाग होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेजुनम, इलियम और डेडुनम, ये 3 भाग यहाँ पे किसके रहेंगे, छोटी आंत के रहेंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों बड़ी आंत किन 2 भागों से मिलकर बनी होती है। बड़ी आंत है वो कौन से 2 भाग हैं, वो उनसे मिली हुई बनती है। छोटी आंत के अपन ने देखा था 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 ईजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलन और रेक्टम। कोलन और रेक्टम है वो यहाँ पे 2 भागों से मिलकर बनी होती है, वो बड़ी आंत यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 60 मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियाँ होती है। पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि होती है वो बताना है। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सी ग्लैंड्स होती है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। इसके अंदर लीवर भी रहेगा, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि और साथ में पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों यहाँ पे मानव की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और लार में दोस्तों यहाँ पे 99% है वो जल की मात्रा पाई जाती है लार के अंदर, लेकिन एंजाइम कौन सा पाया जाता है वो बताना है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत में थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत होने लग रही है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 के अंदर बताना दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना लार में है जो एंजाइम है वो टाइलिन एंजाइम है, लार के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों पाचन तंत्र के इसोफेगस यानी ग्रास नली में कितना भोजन पचता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली में कितना भोजन पचता है वो पूछा गया। इसोफेगस जिसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं, साथ ही में से गैलेट्स के नाम से जानते हैं। गैलेट्स भी इससे जानते हैं, 3 नाम थे पाचन, ग्रास नली, इसोफेगस और गैलेट्स। प्रश्न नंबर 62 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इनमें कोई भी भोजन है वो पचता नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, ये तो मुख से आया हुआ भोजन है वो सीधा आता है और आने के बाद में आमाशय में जाने का कार्य है वो कौन करती है, वो ग्रास नली करती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 63 छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। दोस्तों पेट के तुरंत बाद आमाशय की बात करें, ये तो अपनी फूड पाइप जिसे अपना इसोफेगस ये अपना आमाशय हो गया, आमाशय, और आमाशय के तुरंत बाद में छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे आंत का ये पहला भाग है वो कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 63 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेडुनम। डेडुनम पहला भाग होता है, जेजुनम दूसरा भाग होता है और इलियम यानी लास्ट वाला भाग होता है।
नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 64, भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? प्रोटीन है शरीर में सबसे पहले कहाँ पचता है? भोजन के अंदर जो प्रोटीन जाता है वो सबसे पहले कहाँ पाचन स्टार्ट हो जाता है वो बताना है। प्रश्न नंबर 64 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे पेट, लीवर, मुंह या छोटे हाथ। 64 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेट। प्रोटीन होता है तो वो तो पेट के अंदर पचता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह के अंदर ही पचने शुरू स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 65। देखो दोस्तों, एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है वो पूछा गया। लगभग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कितनी होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों छोटी आंत की मैंने शुरू में बताई थी दोस्तों यहाँ पे 6.5 मीटर के लगभग, यानी 6 से 6.50 या फिर 6.25, लेकिन मिनिमम 6 मीटर तो यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 देखे दोस्तों यहाँ पे, जीन का संवहन कहाँ होता है? जीन का संवहन पूछा गया है, वो कहाँ होता है वो पूछा गया है। दोस्तों जीन की खोज विलियम जॉनसन के द्वारा की गई थी। विलियम जॉनसन के द्वारा की गई थी। ये या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर है वो आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य जीन ही करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 और सही आंसर रहेगा दोस्तों डीएनए। जीन का संवहन कौन करता है? डीएनए करते हैं। डीएनए के ऊपर क्या पाई जाती है? जीन पाए जाते हैं। जीन क्या करते हैं? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 67, मनुष्य में स्टार्च का पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है। स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम है वो कहाँ होता है वो बताना है। लार में, अग्नाशय द्रव, आमाशय में, या अग्नाशय स्राव में, अग्नाशय तथा ग्रहणी के स्राव में, या लार तथा आमाशय स्राव में। प्रश्न नंबर 67 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे स्टार्च का पाचन है वो ध्यान रखना लार से हो जाता है और साथ में अग्नाशय स्राव, अग्नाशय से जो रस निकलता है उससे भी यहाँ पे होता है। तो लार और अग्नाशय स्राव इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग से रिलेटेड टॉपिक। देखिए दोस्तों यहाँ पे योग का टॉपिक रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सभी दोस्त फिर से क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? योग की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है वो बताना है दोस्तों। कल दोस्तों अपन ने योग के जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर ये आज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड है। तो दोस्तों क्वेश्चंस हार्ड होते हैं लेकिन इसको अपने को घबराना नहीं है। ना करने से तो अच्छा है कि इसको एक बार देखना ही जरूरी है। योग की उत्पत्ति प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देखिए दोस्तों यहाँ पे योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान शिव जी से आदि पुरुष कहा जाता है, योग का आदि पुरुष वक्ता, तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे योग की पहली शिक्षा किसको दी गई? देखिए दोस्तों यहाँ पे योग की पहली शिक्षा किसको दी गई? माँ सरस्वती, इंद्र, पतंजलि या माता पार्वती। प्रश्न नंबर 2 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे दोस्तों योग का आदि पुरुष अपन ने देखा था कौन था? भगवान शिव था। योग की शुरुआत भगवान शिव ने की है, बोली भंडारी ने, लेकिन यहाँ पे इसकी शिक्षा किसको दी गई थी पहली बार? प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे माता पार्वती को यहाँ पे पहली बार योग की शिक्षा यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट हो गया प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों धमनी किस प्रकार का रक्त वहन करती है? दोस्तों यहाँ पे धमनियाँ होती है, आर्टरीज की बात कर रहे हैं अपन, आर्टरीज वो किस प्रकार का रक्त लेके जाती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके जाती है। अपवाद स्वरूप एकमात्र धमनी जिसे पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी, वो यहाँ पे अशुद्ध रक्त लेके जाती है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? भोजन के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है वो कौन सा रहेगा? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, इजी भी रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों भोजन के बाद एकमात्र जो आसन करते हैं वो यहाँ पे वज्रासन करते हैं, बाकी वो आसन है लगभग खाली पेट ही किए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों भुजंगासन के एक लाभ को लिखे। दोस्तों भुजंगासन है उसमें से एक लाभ यहाँ पे कौन सा है वो बताना है। दोस्तों भुजंगासन को अब पोजीशन कैसी रहेगी? वो कोबरा पोज बन जाती है, इसके अंदर कोबरा पोज बनती है भुजंगासन के अंदर, इस प्रकार की बन जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कमर दर्द में आराम करता है। भुजंगासन है वो किसमें ज़्यादातर फायदा देता है अपने को? कमर में देगा दर्द में, बल्कि ध्यानात्मक आसन नहीं है। ध्यानात्मक में तो पद्मासन हो गया, बुद्धासन हो गया, वो होते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पतंजलि योग सूत्र के रचयिता का नाम लिखो। दोस्तों यहाँ पे लिखो मतलब अपने को बताना है कि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता कौन है वो बताना है अपने को। यहाँ पे महर्षि पतंजलि, स्वात्माराम जी, बाबा रामदेव,
या फिर यहाँ पे राम शर्मा आचार्य, प्रश्न नंबर 6। और सही आंसर इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र है। योग सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पे किताब है, किताब का नाम है, जिसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसमें 196 यहाँ पे योग सूत्र है, जो 4 अध्याय थे, समाधि, साधन, विभूति और केवल्यपाद, 4 अध्यायों में ये 196 योग सूत्र थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों यहाँ पे, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं दोस्तों, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं वो बताना है। कितने स्टेप में किया जाता है, आसन का मतलब यहाँ पे स्टेप की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं अपन इसको, प्रश्न नंबर 7 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सूर्य नमस्कार है वो यहाँ पे 12 स्टेप के अंदर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य नमस्कार में मंत्रों की कितनी संख्या होती है दोस्तों, यहाँ पे मंत्रों की कितनी संख्या यहाँ पे होती है, प्रश्न नंबर 8 के अंदर बताना। अब देखिए दोस्तों अपन थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो आसानी से आंसर निकलेगा। सूर्य नमस्कार है वो कितनी स्टेप में करते हैं, तो 12 स्टेप में करते हैं, और प्रत्येक स्टेप में एक मंत्र होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 12 मंत्र यहाँ पे 12 स्टेप के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र नमस्कार में कितने आसन होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूर्य नमस्कार ही नहीं होता है, चंद्र नमस्कार भी होता है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 9 के अंदर बताना है। देखिए दोस्तों सूर्य नमस्कार अपन ने खूब सुना है, लेकिन चंद्र नमस्कार शायद ही आपने सुना होगा। तो सूर्य नमस्कार में अपन 12 स्टेप करते हैं, लेकिन चंद्र नमस्कार की बात कर रहे हैं, और वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 14 स्टेप, यानी 2 स्टेप ज़्यादा रहेगी वो चंद्र नमस्कार में यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ताड़ासन का एक महत्वपूर्ण लाभ बताइए दोस्तों। यहाँ पे ताड़ासन है, इसका महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है दोस्तों। ताड़ का मतलब होता है जैसे नारियल का पेड़ होता है, इसका लंबा जो पेड़ होता है उसे अपन ताड़ जानते हैं, जिस प्रकार नारियल हो गया, तो नारियल का पेड़ है वो बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे ताड़ासन का महत्वपूर्ण लाभ, तो दिमाग लगा लिया दोस्तों आपने, प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे लंबाई में वृद्धि करने के लिए है वो ताड़ासन का यूज किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है वो ताड़ासन रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, योग शास्त्र में वर्णित सिद्धियों की संख्या कितनी है। सिद्धियाँ की बात कर रहे हैं अपन, योग शास्त्र में कितनी सिद्धियाँ हैं वो बताना है, प्रश्न नंबर 11 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस समय भी मंत्र अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐसा आता है ना, आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा अगर आपने किया है तो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो इसी प्रकार अष्ट सिद्धि, प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अष्ट सिद्धि, योग शास्त्र में अष्ट सिद्धियाँ होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखे दोस्तों पे, अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया। अष्टांग योग में योग कितने भागों में बांटा गया वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे अष्टांग शब्द में अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं, प्रश्न नंबर 12 उससे आंसर रहेगा यहाँ पे, अष्टांग योग में 8 भागों में बांटा गया है, जिसे अपन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इसके 8 भाग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 13, डायबिटीज में महत्वपूर्ण योगा का नाम लिखो दोस्तों। यहाँ पे डायबिटीज के अंदर जो मधुमेह रोग होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योग कौन सा होता है वो बताना है। वज्रासन, भुजंगासन, मयूरासन, प्रथम मंडूक आसन, प्रश्न नंबर 13 के अंदर बताना है। डायबिटीज मधुमेह वैसे देखा जाए तो इंसुलिन से संबंधित तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया योग और इसका सही आंसर रहेगा प्रथम मंडूकासन। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर रहेगा प्रथम मंडूकासन है, वो ध्यान रखना यहाँ पे डायबिटीज में यूज होता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 14, शरीर किस प्रकार की रक्तवाहक है दोस्तों। यहाँ पे शरीर किस प्रकार की रक्तवाहक है वो बताना है अपने आप, प्रश्न नंबर 14 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे शरीर का मतलब दोस्तों यहाँ पे वीन्स होती है, धमनियाँ, सिराएं, उसका मतलब है शरीर का मतलब सिराएं, थोड़ा सा इसका शब्दों में ध्यान रखना है, सिराएं वीन्स बोलते हैं, प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा। तो अशुद्ध रक्त का वाहक करती है, एक मात्र रहेगी वो पल्मोनरी वीन्स रहेगी, फुफ्फुसी धमनी फुफ्फुसी सिरा वो यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके जाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों पे, पेट की चर्बी को कम करने वाले एक आसन का नाम बताओ दोस्तों। यहाँ पे पेट यानी पेट के अंदर जो फेट होता है, जो अपना पेट हो गया इसमें जो फेट जमा हो जाती है चर्बी, उस कौन से आसन के द्वारा कम कर सकते हैं। भुजंगासन, वज्रासन, मयूरासन, प्रथम मंडूकासन, प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे डायबिटीज अपन ने देखा था, कौन मंडूकासन डायबिटीज से संबंधित रहेगा, लेकिन यहाँ पे भुजंगासन है, प्रश्न नंबर 15 में भुजंगासन है, कोबरा पोज, वो यहाँ पे क्या करेगा फेट का यहाँ पे कम करने का, क्योंकि इसकी आकृति है वो इस प्रकार की रहेगी, तो पेट के अपन एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम इसकी फेट हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों। यहाँ पे सूर्य वेदी प्राणायाम में श्वास किस नासिका से लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक होती है सूर्य वेदी, दूसरी होती है चंद्र वेदी। सूर्य वेदी में नाक श्वास कौन सी नाक से लेते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा नाक तो एक ही होती है, लेकिन नाक के 2 नासिका होती है। नाक तो अपनी एक ही होती है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसके नासिका है 2 होती है, एक दाएं छिद्र
एक बायां चित्र। तो सूर्यवेदी प्राणायाम में नासिका से प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहेगा तो पे दाई नासिका से। सूर्यवेदी का दाई नासिका जिसे अपन चंद्र ग्रम नासिका ग्रम नाड़ी भी बोलते हैं, इसे ग्रम नाड़ी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर, चंद्रभेदी प्राणायाम में श्वास किस नासिका लिया जाता है? चंद्रभेदी मतलब इसे ठंडी नाड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे सूर्यवेदी में ग्रम नाड़ी जो दाई से लेंगे और चंद्रभेदी के अंदर है वो प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा बाई नासिका से लेंगे और इसे अपन ठंडी नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठंडी नाड़ी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रज्ञा योग में आसनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रज्ञा योग जिस प्रकार अष्टांग योग है, अष्टांग योग में आसन कितने होते हैं? 8। इसी प्रकार प्रज्ञा योग में आसनों की संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। आज तबियत खराब होने के बावजूद भी अपन क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करवा दूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का वो ध्यान रखना है यहाँ पे 9। प्रज्ञा योग में है वो ध्यान रखना है 9 आसन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अष्टांग योग में है वो 8 आसन होते हैं। अष्टांग योग में पूछा जाए तो 8 आसन और प्रज्ञा योग में पूछा जाए तो 9 आसन। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 19, अष्टांग योग में पंचम अंग का क्या नाम है? मतलब यहाँ पे अष्टांग योग होता है उसका 5वां भाग कौन सा होता है वो बताना। तो यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो गई। इनमें से जो 5वां है वो कौन सा होता है वो पूछा गया है। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। महर्षि पतंजलि का योग रहेगा अष्टांग योग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सेंस रहेगा तो यहाँ पे प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। ये 5 हो गए, ये बहिरंग कहलाते हैं। 5 के 5 शुरुआत ये बहिरंग कहलाते हैं, 3 लास्ट वाले होते हैं वो अंतरंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 20, यम कितने प्रकार का होता है? दोस्तों यम कितने प्रकार का होता है? अष्टांग योग का पहला भाग यम जिसे अपन सामाजिक अनुशासन के नाम से जानते हैं, सामाजिक अनुशासन के नाम से जानते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 भाग होते हैं जिससे अपन सत्य, अस्त्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य इस प्रकार जानते हैं। तो यहाँ पे 5 भाग इसके यहाँ पे रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 21, पवन मुक्तासन भाग 1, 2 आसनों का नाम लिखो, बताना है दोस्तों। यहाँ पे पवन मुक्तासन भाग 1, 2 के आसन है वो बताना है अपने को यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पवन मुक्तासन की जो अन्य नामों के नाम से इसे अपन पादोगुली नमन और केवली नमन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों, निम्न में से 2 धातुओं के नाम बताना है अपने को। यहाँ पे 2 धातुओं के नाम बताओ। तो यहाँ पे रस, रक्त, हड्डी, उपक दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों ये धातुएं होती है, मतलब यहाँ पे योग के अंदर इनको धातु के नाम से जाना जाता है। धातु का मतलब यहाँ पे लोहा, सोना, चांदी से नहीं है, योग के अंदर वो धातु है वो किसको बोलते हैं? प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रस और रक्त। रस और रक्त है वो यहाँ पे 2 धातु ये यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम है वो कब किया जाता है बताना है। एकाग्रता के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, शरीर को पुष्ट रखने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। भ्रामरी की बात कर रहे हैं। भ्रामरी मतलब भंवरा, जिसे अपन गुंजन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम होता है। प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा तो एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन के लिए है वो भ्रामरी प्राणायाम यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे 24, क्वेश्चन नंबर 24, 2 शीतल प्राणायाम के नाम बताना है अपने यहाँ पे। शीतली प्राणायाम है जो अपने को ठंड पैदा करते हैं, शरीर के अंदर ठंडी पैदा करते हैं, वो कौन से रहेंगे? प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम है वो 2 यहाँ पे ठंडे प्राणायाम यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 25, योग दिवस कब से मनाया जाता है? तो कब से योग दिवस अपन 21 जून को मनाते हैं। तो यहाँ पे 21 जून योग दिवस, लेकिन पहली बार कब से मनाया जा रहा है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2015 से योग दिवस की मनाया जा रहा है कंटिन्यू। इसकी घोषणा है वो 2014 के अंदर है, इसकी घोषणा हुई थी और पहली बार मनाया कब गया था? तो वो यहाँ पे 2015 के अंदर मनाया गया था। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 26। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिनांक व कौन से महीने में मनाया जाता है वो बताना है।
बता दिया दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं अपन यहाँ पे, और आने वाला भी है 26 के अंदर देगा दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 21 जून को प्रतिवर्ष अपन, यानी तारीख 21 रहेगी, महीना जून वाला रहेगा, वो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और 2015 से अपन इसको कंटिन्यू यहाँ पे मना रहे हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 27। निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाना अपने को यहाँ पे कौन सा रहेगा? सोच व संतोष, सत्य और अहिंसा, यम व नियम, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है, ये योग से संबंधित यहाँ पे रहेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा इसमें गलत है दोस्तों यहाँ पे, तो लेकिन फिर भी इसका उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28। सूर्यवेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है? सूर्यवेदी है, एक होता है चंद्रवेदी। सूर्यवेदी में दाई नासिका से लेते हैं, चंद्रवेदी में बाई नासिका से लेते हैं। सूर्यवेदी गर्म नाड़ी होती है और चंद्रवेदी ठंडी नाड़ी होती है। तो सूर्यवेदी किस प्रकार का प्राणायाम है? गर्म प्रकृति का, ठंडी प्रकृति का, मध्यम प्रकृति का। दोस्तों मैंने बताया था सूर्यवेदी प्राणायाम है अपन नाक के दाएं भाग से, नाक होता है, इस नाक के अपन दाएं भाग से अपन श्वास लेते हैं, बाएं भाग से अपन चंद्र पर। तो प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है गर्म प्रकृति का होता है वो यहाँ पे सूर्यवेदी प्राणायाम होता है। ठंडी प्रकृति का होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है चंद्रवेदी प्राणायाम रहता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 29। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 72 बार, एग्जैक्ट 72 बार, लेकिन वैसे अपन 70 से यहाँ पे 80 बार भी इसको मानते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 30। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे बार बार मैं खूब बार जब भी मैं प्रश्नोत्तरी लाता हूँ लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कारण है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि मैं बार बार समझा रहा हूँ दोस्तों पे। अक्षय कंकाल में 80 और उपांगीय में 126, और उपांगों में भाई हाथ और पैर आते हैं, हाथ के अंदर आते हैं, वो कितनी रहती है? 62, और पैरों में रहती है 64। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 126 होती है। प्रश्न नंबर 230 और सही आंसर रहेगा तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 31। देखिए दोस्तों त्रिकोणासन के लाभ बताइए। त्रिकोणासन के लाभ बताना है अपन। त्रिकोणासन यादाश्त व एकाग्रता बढ़ाता है, ध्यान को एकाग्र रखता है, या उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 31 के तो बताना और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे यादाश्त और एकाग्रता, यानी याद करने की आईक्यू कैपेसिटी और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दोनों बढ़ाता है, वो त्रिकोणासन बढ़ाता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 32 देगा दोस्तों यहाँ पे हलासन के लाभ बताइए। हलासन करते हैं तो इसका क्या लाभ अपने को यहाँ पे मिलता है? पेट संबंधी रोगों से लाभकारी, हड्डियों को मजबूत करता है, ध्यानात्मक आसन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हलासन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। हलासन में क्या करते हैं दोस्तों अपन, ये अपना सिर हो गया, ये अपना पीठ वाला पोर्शन, और ये अपन पैरों को पीछे लगा देते हैं इसके अंदर, और दोनों हाथ रहते हैं वो सामने यहाँ पे रहते हैं, पैर पीछे की तरफ लगाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है पेट संबंधी रोगों में लाभकारी रहेगा, वो यहाँ पे हलासन होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 33 देगा दोस्तों यहाँ पे योग क्या है? दो एक ही शब्दों में बताना है कि योग क्या है। योग कर्म से कौशलम, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का रूप पुरुष से संयोग, या फिर उपरोक्त सभी। योग कर्मेशु कौशलम भगवद गीता के अंदर परिभाषा दी गई है दोस्तों यहाँ पे योग कर्मेशु कौशलम। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग क्या है तो उपरोक्त सभी है। योग प्रश्न नंबर 33 में क्या निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। योग क्या है? योग कर्मेशु कौशलम भी है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और प्रकृति का पुरुष से संयोग, योग इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34 देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 योग का अर्थ है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों मैं बताऊँ आपको योग है वो संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की कौन सी धातु से? युज धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या संयोजन। तो प्रश्न नंबर 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यू जोड़ना। 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ना है वो योग का यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों योग शब्द किस धातु से बना हुआ है? योग शब्द किस धातु का मतलब यहाँ पे संस्कृत की बात कर रहे हैं अपन। योग है वो संस्कृत भाषा से, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा की धातु है। कौन सी धातु है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे युज धातु। कौन सी धातु? इसे युज या फिर इसे युज के नाम से भी जानते हैं, युज भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है संयोजन या फिर जोड़ना, ये इसका अर्थ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 36 देखें दोस्तों ओम सृष्टि का क्या है वो अपने क्या पे बताना है। ओम जो ओम है ये सृष्टि का क्या है वो बताना है। शब्द, अर्थ, मंत्र या पाठ। 36 के अंदर बताना।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 और 46 रहेगा दोस्तों। ओम सृष्टि का क्या है, शब्द है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। मंत्र, यहाँ पे मंत्र अपन यूज करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, मंत्र है, लेकिन यहाँ पे ये क्या रहेगा, शब्द यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 37। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कौन सा होता है। ऋग्वेद दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और लास्ट में अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऋग्वेद है, उसका प्रथम मंत्र कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 37 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। तो ऋग्वेद है, उसका जो प्रथम मंत्र होता है दोस्तों, इसे अपन गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, जो अपन बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो यहाँ पे गायत्री मंत्र यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखें तो यहाँ पे गैरंट संहिता की रचयिता कौन है। गैरंट संहिता वो पूछा गया है, इसके रचयिता यहाँ पे कौन है। तो दोस्तों एक होती है हठ योग प्रदीपिका, एक होती है गैरंट संहिता, और एक होता है यहाँ पे अष्टांग योग। अष्टांग योग का यहाँ पे ध्यान रखना है, महर्षि पतंजलि रहेगा अष्टांग योग से संबंधित। गैरंट संहिता से संबंधित प्रश्न नंबर 38 और से यहाँ से रहेगा महर्षि गैरंट, आचार्य गैरंट जी है, वो यहाँ पे गैरंट संहिता के रचयिता यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। स्वात्माराम जी ने किस ग्रंथ की रचना की। स्वात्माराम जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की। देखिए दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, गैरंट संहिता वो महर्षि गैरंट जी के द्वारा, गीता अपन जानते ही हैं। साथ ही के अंदर जो स्वात्माराम जी है वो उसने हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका है, उसके अंदर है स्वात्माराम जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 40। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान किसका दिया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान है वो किसको दिया था, वो बताना है। प्रश्न नंबर 40 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40, अर्जुन को है वो यहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 41। तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है। तनाव यानी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो उसको कौन सा प्राणायाम दूर करता है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 के अंदर बताना। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 41, यहाँ पे उपरोक्त सभी प्राणायाम यहाँ पे स्ट्रेस को यहाँ पे दूर करते हैं, रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 42। उच्च रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है। उच्च रक्तचाप जिसे अपन हाई बीपी के नाम से जानते हैं, HB हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, HBP। तो इसको दूर कौन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। शीतली, भस्त्रिका, अग्निसार या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों शीतली प्राणायाम होते हैं, वो यहाँ पे इसको दूर करते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 43। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसकी यहाँ पे परिभाषा क्या रहेगी। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये योग से संबंधित यहाँ पे रहेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 44। निम्न रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है। निम्न यानी लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, अब पे लो ब्लड प्रेशर है, LBP। इसको कौन से यहाँ पे आसन करेगा दूर। भस्त्रिका, अग्निसार, सूर्यवेद या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। अब देखिए दोस्तों लो ब्लड प्रेशर है, इसके लिए तो अपना गर्मासन चाहिए, और हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए अपने को ठंडे आसन चाहिए। दोनों का उल्टा यहाँ पे अर्थ रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे। निम्न वर्णित में से योग शास्त्र में वर्णित नाड़ियाँ कौन सी है। योग के अंदर वर्णित नाड़ियाँ कौन सी है, वो अपने क्या बताना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्यवेदी या फिर उपरोक्त सभी। योग के अंदर कौन सी नाड़ियाँ हैं। प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और ये सूर्यवेदी, ये इसके अंदर नाड़ियाँ पाई जाती है योग के अंदर। नेक्स्ट रहेगी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों। स्पाइनल कोड में स्थित चक्रों की संख्या कितनी होती है। स्पाइनल कोड दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल कोड है, जिसके अंदर कितनी पाई जाती है, 26 वर्टिब्री पाई जाती है। शुरुआत में 33 वर्टिब्री होती है, लेकिन इसमें चक्रों की संख्या कितनी होती है वो बताना है। प्रश्न नंबर 46 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 चक्र इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने चक्र इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 7 चक्र इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये 3 टॉपिकों से अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो फिर भी अपन ने लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताइए। और क्लास कैसी लगी है दोस्तों, यहाँ पे क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों आज अपने यहाँ पे चौथा दिन कंप्लीट हो चुका है,
कल अपना 5वां दिन होगा, फिर अपन ब्रह्मास्त्र अपन क्लास लेकर आएंगे, उसके अंदर यहाँ पे सारा निचोड़ यहाँ पे लास्ट में कर लेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।